जय हिंद सभी साथियों को। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय जोहार, राधे राधे सभी को। चलिए सभी जुड़ जाइए और शुरू करते हैं। आज महासंग्राम का पहला दिन, राजस्थान जीके का ये महासंग्राम रहने वाला है। तो पहला जो टॉपिक हम महासंग्राम के लिए उठाएंगे उसका नाम है राजस्थान के प्रजा मंडल। ठीक है साथियों, तो प्रजामंडल क्या होते हैं, प्रजामंडल आंदोलन क्या था, क्यों शुरू किया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो काम हमारा रहेगा कि प्रजामंडल क्या है। तो देखिए, प्रजामंडल देशी रियासतों में बनाया गया जनता का एक संगठन था। ठीक है, क्या था? देशी रियासतों में देशी रियासतों में बनाया गया या बना जनता का संगठन। जनता का संगठन क्या कहलाया? प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल देशी रियासतों में बनाया गया था। आपको ज्ञात है कि जब हमने राजस्थान का एकीकरण किया था तब उसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब मुझे एक चीज आप कमेंट में बताइए कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे, एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में कौन सा था, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने प्रजामंडल का एक अर्थ देख लिया कि प्रजामंडल होता क्या है। प्रजामंडल यानी प्रजा यानी जनता, और मंडल यानी कि एक समूह या ग्रुप या संगठन। ठीक है, तो अब है कि प्रजामंडल बनने के कारण क्या थे, महत्वपूर्ण कारण बताइए प्रजामंडल बनाए जाने के। तो कारण देखिए, पहला कारण देशी रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। देशी रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। ठीक है, पहला ये कारण था। दूसरा जो कारण था वो था देशी रियासतों में जनता को उनके राजनीतिक अधिकार दिलवाना। जनता को राजनैतिक अधिकार दिलवाना। अधिकार दिलवाना। ठीक है, ये 2 कारण थे भाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या हुआ कि कुछ जो चीजें थी वो, जैसे कुछ स्थापनाएं हुई, कुछ संघ बने, कुछ सभा बनी। ठीक है, तो उन सबको हम देख लेते हैं कि प्रजामंडल के अंतर्गत क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला काम हुआ था 1918 यानी कि 1918 को। क्या हुआ था 1918 को? 1918 को भारत के कानपुर में, कानपुर कौन से राज्य में है, कमेंट में मुझे बताइए कानपुर किस राज्य में है। कानपुर में क्या हुआ? राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। मध्य भारत सभा, कानपुर में मध्य भारत सभा की स्थापना हो जाती है। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इस सब के नोट्स तैयार कर रहे होंगे। तो स्थापना करने वाले यानी कि संस्थापक की अगर मैं बात करूं, स्थापना, तो किसने की थी स्थापना? नंबर 1 पर आते हैं आपके जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, आधुनिक भामाशाह कहते हैं जमनालाल बजाज को। गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। गुलाम नंबर 4 कहा जाता है जमनालाल बजाज को। ठीक है, दूसरे व्यक्ति थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने कहा था कि अगर अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये अर्जुन लाल सेठी के वचन थे। नंबर 3 थे चांदमल शारदा। चांदमल शारदा। 4 नंबर पर थे आपके विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक,
मूल नाम भूप सिंह गुर्जर। ठीक है। और 5वें नंबर पर आपके पास केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। बारहट परिवार का आजादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को न्यौछावर करने वाला, अपने तन मन धन से न्यौछावर करने वाला जो परिवार था वो बारहट परिवार था। बहुत ही शानदार क्रांतिकारी थे बारहट परिवार के सदस्य। ठीक है। अब ये 5 तो थे आपके पास इनके संस्थापक। अब इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे हमारे पास पंडित गिरधर शर्मा। पंडित गिरधर शर्मा ये अध्यक्ष बनते हैं। उद्देश्य वही उद्देश्य था जो पहले प्रजामंडल का था, तेसी रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है। इस ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये बिल्कुल जीरो से चल रहा है, आप इसके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो एक काम हुआ था वो हुआ था 1919 में। किया किसने था? तो विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक। क्या किया था इसने? इन्होंने क्या किया, एक संघ बनाया। नाम क्या था? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। ठीक है। अब मुझे आप एक चीज कमेंट में बताइए कि स्थापना इसकी कहाँ की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कहाँ की? कुछ चीजें आपको भी यहाँ पर देनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको कमेंट में बतानी पड़ेगी, है ना। चलिए आगे देखिए। आगे एक सभा की स्थापना होती है या लोक परिषद की स्थापना होती है जिसे हम नाम देते हैं राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य देशी राज्य, एक सॉरी इसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1927 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। मई 1927 में इसका अधिवेशन जो है वो पहले तो होना था गुजरात में। ठीक है, लेकिन गुजरात में 1927 में बाढ़ आ गई। ठीक है, तो इसका अधिवेशन बाद में गुजरात से हटाकर कहां कर दिया? बंबई में। बंबई प्रांत होता था पहले, ध्यान रखना। पूरा बंबई जैसे आपका भारत यहां से ये है। ठीक है, ये गुजरात, ये बंबई और ये बंगाल, ये 3 प्रांत हुआ करते थे पहले। ठीक है ना। तो इसका जो पहले अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष, इसमें देखिए क्या क्या था अध्यक्ष। तो अध्यक्ष था बाबा रामचंद्र राव। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? उनके उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। ठीक है। और इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ कुछ सदस्य भी थे जिनमें पहला नाम आता है रामदेव पोद्दार। तो सदस्य कौन कौन थे? रामदेव पोद्दार प्लस कन्हैया लाल और इसके साथ राम नारायण चौधरी। राम नारायण सॉरी चौधरी
और एक आता है आपके पास त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर। ठीक है, ये आपके पास इसके सदस्य आते हैं। इसके तो राम अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सदस्य आते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसमें कुछ चीजें कांग्रेस का भी इसमें हस्तक्षेप रहा था थोड़ा बहुत। वो हस्तक्षेप किस प्रकार से रहा था तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं अभी। तो देखिए, पहला हस्तक्षेप कांग्रेस का कैसे रहा था। तो आपको पता है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। हरिपुरा अधिवेशन 1938। ठीक है। अब इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इस जो ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि देशी राज्यों, जो देशी रियासतें थी, उनमें आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया। ठीक है, कि देशी रियासतों में भी हम आंदोलन चलाएंगे, देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे, आजादी के लिए आंदोलन चलाएंगे, हम राजनीतिक अधिकार मांगेंगे उनसे। ठीक है, और इस आंदोलन में हम जो है वो देशी रियासतों को भी शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आता है त्रिपुरी सम्मेलन, त्रिपुरी सम्मेलन। अब ये जो त्रिपुरी सम्मेलन है ये हुआ था 1939। ठीक है, ये हरिपुरा त्रिपुरी ये कहाँ है आप कमेंट कीजिए, हरिपुरा कहाँ है, त्रिपुरी कहाँ है। ठीक है ना, ये त्रिपुरी तो एक छोटा सा गांव है भी, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप कमेंट कीजिए कहाँ है ये। तो जो त्रिपुरी सम्मेलन है इसमें क्या होता था, देखो पहले एक चीज थी कि जो कांग्रेस थी वो केवल अपने जैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो रियासतें थी या जो अंग्रेजों के अधीन जो रियासतें थी उनमें ही कुछ काम कर सकती थी या। ठीक है, और इसमें क्या किया कांग्रेस ने, देशी रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का त्याग कर दिया कि अब तो हम हस्तक्षेप करेंगे, कुछ भी हो जाए हम देशी रियासतों में भी आंदोलन करेंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद शुरू करते हैं आज हम प्रजामंडल स्टार्ट। ये है राजस्थान के प्रजामंडल, और राजस्थान के जो प्रजामंडल हैं इनमें पहला जो प्रजामंडल आएगा वो है हमारा बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, बीकानेर जो प्रजामंडल है इसमें देखिए क्या हुआ कि इसकी जो स्थापना, पहली बात तो स्थापना से होती है। ठीक है, स्थापना किसने की थी तो मग्घाराम वैद्य। ठीक है, मग्घाराम वैद्य ने कब की, 1936 में इसकी स्थापना कर दी। 1 मिनट, 36। ठीक है, अब कहां की तो ये की थी कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो कि बीकानेरी भुजिया खाने से एक आदमी बीमार हो गया। ठीक है, अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहाँ का था, कलकत्ता का, तो ये मग्घाराम डॉक्टर है, ये कलकत्ता से आया है। ठीक है ना, यहां तक हो गया। और इसके साथ कौन कौन थे तो एक का नाम था रघुवर दयाल, रघुवर दयाल। एक व्यक्ति था लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास। ठीक है, अब इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान एक चीज होती है कि चंदनमल बहड़ नाम का एक व्यक्ति था, चंदनमल बहड़। इस चंदनमल बहड़ ने क्या कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को अपने एक दोस्त जिनका नाम था स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास। ठीक है, स्वामी गोपाल दास के साथ मिलकर चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा फहरा दिया। कहां,
चूरू का धर्म स्तूप था एक, धर्म स्तूप पर तिरंगा फहरा दिया। ठीक है, अब देखो अभी तक 1930 ही है ये कौन सा है 1930, ठीक है ना। 1930 है, इसका मतलब अभी हम आजाद नहीं हुए हैं। 1947 में हम आजाद होते हैं, 1947 में आजाद होते हैं, अभी हम आजाद नहीं हुए, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में एक घटना आती है इसी से जुड़ी हुई, बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर षड्यंत्र केस, ठीक है। बीकानेर षड्यंत्र केस कब हुआ, तो 1932, ये ध्यान रखना आप, ये कमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि चंदनमल बहड़, वही दोनों है, चंदन मल बहड़ और स्वामी गोपाल दास, इन दोनों ने क्या किया, बीकानेर में एक पत्रिका थी जो बैन हो चुकी थी, दिग्दर्शन यानी दिग्दर्शन, इसके पर्चे बांटे हुए, पर्चे बांट दिए इन्होंने। ठीक है, वो पर्चे क्यों बांटे थे, क्या कारण था, क्योंकि इस पर ये जो दिग्दर्शन बैन हुई थी ना, इस बैन होने के पीछे एक कारण था कि दिग्दर्शन में अंग्रेजी सरकार और देशी रियासतों के खिलाफ लिखा जाने लगा था, है ना, इसलिए इन्होंने ये पर्चे बांटे और इस घटना को बीकानेर षड्यंत्र केस कहा जाने लगा। ठीक है, अब बीकानेर षड्यंत्र केस में चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, खूबराम सराफ और सत्यनारायण सराफ को सजा दी गई। दो व्यक्ति और नाम आएंगे, खूबराम प्लस सत्यनारायण सराफ, सत्यनारायण सराफ, इन दोनों को सजा दे दी गई। ठीक है, बीकानेर का जो प्रजामंडल, बीकानेर जो प्रजामंडल था, इसका थोड़े समय के बाद में दमन कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये जो बीकानेर प्रजामंडल है वो कुछ ही समय बाद में खत्म हो गया था अपने आप ही। ठीक है ना, और इसलिए बीकानेर जो प्रजामंडल है इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या यानी कि ये अभी ऐसा माना जाता था कि बीकानेर प्रजामंडल अभी गर्भ में ही था, अपने गर्भ काल में ही बीकानेर प्रजामंडल को दबा दिया गया, दमन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना, इसलिए इसके लिए एक शब्द यूज होता है, भ्रूण हत्या। ठीक है, अगला जो प्रजामंडल है हमारे पास वो है जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल के बारे में चर्चा करते हुए मैं एक बात कहता हूं कि जयपुर में जो राजनीतिक चेतना है वो जागृत करने का श्रेय अर्जुन लाल सेठी को जाता है, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी, 1931 पहली बात, 1931 की बात कर रहा हूं मैं, तो एक व्यक्ति थे कर्पूर चंद्र पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिला, इनको ये बंद करना पड़ा, जनता का सहयोग बिल्कुल ही नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद में 1936 में जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। ठीक है, जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन कर दिया। 1937 में इसका काम शुरू हुआ, 1937 में शुरू। ठीक है, हो गया यहां तक। इसमें क्या हुआ कि जयपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष जो थे इसके, वो बने चिरंजी लाल। ठीक है, चिरंजी लाल जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने। इनमें इन जो सदस्य थे
जो सदस्य जो थे वो थे, पहले सदस्य टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, इन टीकाराम पालीवाल के लिए कोई अपने कुछ 4-5 विशेषता इनकी बता सकता है, क्या थी मुख्यमंत्री पद के लिए? टीकाराम पालीवाल, मुख्यमंत्री पद के लिए पालीवाल की कुछ विशेषताएं बताइए भाई। टीकाराम पालीवाल है एक तो, दूसरे थे बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र, और तीसरे थे लादूराम जोशी, लादूराम जोशी। ठीक है, ये जो व्यक्ति थे तीन, ये इनके सदस्य बने थे। 1938 में 1938 में जमुना लाल बजाज, 1938 में जमुना लाल बजाज, देखिए 1938 की मैं बात करूं तो 1938 में इसके अध्यक्ष बने जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज। ठीक है, इन्होंने जयपुर में सत्याग्रह करने का निर्णय किया। इन्होंने क्या किया? जयपुर में सत्याग्रह किया, जयपुर में सत्याग्रह। क्योंकि देखो गांधी जी का 5वां पुत्र कह रहे हैं खुद को, गांधी जी का 5वां पुत्र कह रहे हैं, तो जैसे गांधी जी सत्याग्रह करेंगे वैसे ये भी करेंगे, है ना। अब इसके बाद में देखो, ये जो सत्याग्रह हुआ था इसमें दुर्गावती शर्मा, दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहां पे, दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने भाग लिया। अब 1940 में 1940 में हीरालाल शास्त्री, कमेंट में बताइए हीरालाल शास्त्री राजस्थान में क्या कुछ थे भाई? हीरालाल शास्त्री, जो एकीकरण था राजस्थान का, उसमें हीरालाल शास्त्री की पोस्ट कभी थी क्या? आप मुझे कमेंट में बताइए। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री तो शास्त्री है भाई, इन्होंने सीधा जयपुर सरकार से उत्तरदायी सरकार की मांग कर दी। इन्होंने क्या किया? उत्तरदायी सरकार की मांग ओपनली कर दी थी, उत्तरदायी सरकार की मांग। ठीक है, इन्होंने उत्तरदायी सरकार की डायरेक्ट मांग कर दी। और इस समय जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, जयपुर के जो पीएम थे इस समय, वो थे मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल। आप अगर जयपुर जाएं कभी तो वहां पर एक रोड है एमआई रोड, एमआई रोड का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, मिर्जा इस्माइल रोड है वो, एमआई रोड। ठीक है, तो इसके बाद में एक समझौता होता है हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य 1942 में, जिसका नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942। अच्छा, 1942 में भारत में कौन सा दल आया था बताइए? कौन सा मिशन भारत में अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था आजादी के लिए, बताइए। तो ये समझौता किस किस के मध्य हुआ? ये समझौता हुआ एक तो मिर्जा इस्माइल के मध्य, और दूसरा जो इसमें व्यक्ति था वो था हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ये इन दोनों के मध्य समझौता होता है। मुख्य बिंदु क्या क्या थे? तो पहला बिंदु, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जयपुर रियासत अंग्रेजी सरकार को आर्थिक और सेना सहायता नहीं देगी। दूसरे विश्व युद्ध में यानी कि सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है, इसमें जो जयपुर सरकार है, जयपुर रियासत, जयपुर रियासत अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी सरकार को आर्थिक प्लस
सैन्य सहायता नहीं देगी। आ लियो, पहली चीज आ कर दी, ठीक है। दूसरा, प्रजामंडल द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विरोध किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा, जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। वो तो पहले ही मांग लिया शुरुआत में, है ना। अब इसके बाद में देखो क्या हो गया, ये जो मांगे इन्होंने रख ली मिर्जा इस्माइल का, चलो देखा के बने। इसके बाद एक आदमी मैंने पहले बताया था सदस्य के तौर पर काम कर रहा था, बाबा हरिश्चंद्र, है ना। बाबा हरिश्चंद्र ने एक मोर्चे की स्थापना कर दी, यानी कि अलग संगठन बना लिया जिसका नाम था आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा, ठीक है। इस संगठन के नेतृत्व में जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इसने क्या किया, जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, ठीक है। दूसरा काम, सर्वोदय दल के नेता सिद्धराज ढड्डा भी इस दल से जुड़ गए। ये तो कोई काम का नहीं है सिद्धराज ढड्डा वाला। और इसके बाद में 1945 में जे एल नेहरू ने आजाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया। आजाद मोर्चे को जयपुर प्रजामंडल में मिला लिया, ठीक है। यहां तक हो गया। 1946 में जयपुर में 1946 में जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। देखो उत्तरदायी सरकार से यहां पर मतलब क्या है, उत्तरदायी सरकार से मतलब है कि अगर किसी के भी अधिकारों का हनन होता है तो सरकार उसका जवाब देगी कि हनन किया तो किया कैसे, क्यों किया। क्योंकि पहले जब राजा होते थे, रजवाड़े होते थे, तो उनके लिए किसी भी व्यक्ति को जैसे एक कहते मार देना, या किसी को शक के दायरे में अगर किसी पर शक भी हो रहा है कि ये चोर है तो इसको मार दो, आदि ऐसा हुआ करता था ना। इसमें देवी शंकर तिवारी को मंत्री बनाया। मंत्री कौन बनाए गए, देवी शंकर तिवारी, ठीक है, देवी शंकर तिवारी। और जयपुर प्रजामंडल का जो नाम है वो बदलकर कर दिया जयपुर जिला कांग्रेस, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल का नाम कर दिया जयपुर जिला कांग्रेस, ठीक है ना। आगे चले, ठीक है। तो ये था आपका जयपुर प्रजामंडल। अब आगे जो प्रजामंडल आएगा वो है आपके पास मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपने कर लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। तो स्थापना कब हुई, 24 अप्रैल 1938 तो हुई स्थापना, कोई बात को नहीं। अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष, बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, तो इसमें उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बयां, भूरेलाल बयां। और इसमें मंत्री भी थे, मंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा,
ठीक है ना, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे इस समय, मेवाड़ के प्रधानमंत्री यानी कि मेवाड़ रियासत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था धर्म नारायण। धर्म नारायण, ये थी पक्की कच्ची एक रूपरेखा हमने बना दी यहाँ पे, है ना। चलो अब देखो आगे क्या होता है। 11 मई 1938 एक डेट है, 11 मई 1938। इस दिन क्या हुआ, इस दिन धर्मनारायण ने मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जो प्रधानमंत्री था इसने मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। माणिक्यलाल वर्मा जो हमारा मंत्री था इसमें मेवाड़ प्रजामंडल का, इसके मेवाड़ प्रदेश पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि तू भाई मेवाड़ में कोई आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास अगर मैं बात करूं तो माणिक्यलाल वर्मा ने महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर, किसने, माणिक्यलाल वर्मा, कहा, तो वर्धा में, वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। किससे मुलाकात की, तो मुलाकात की गांधी से। गांधी कौन, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से इन्होंने मुलाकात कर ली। ठीक है, और महात्मा गांधी ने कहा कि देख बेटा वर्मा, यहाँ थे यहाँ करो, जाओ अजमेर में, अजमेर स्टार्ट कर दो, मेवाड़ में कौन आनो, अजमेर में तो आना है, कोई दिक्कत नहीं है, अजमेर में उड़ जाओ। तो माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया, अजमेर को कर्मस्थली बनाया। ठीक है ना, अजमेर को कर्मस्थली बना दिया। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने 2 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक मेवाड़ वासियों से अपील, मेवाड़ वासियों से अपील। नंबर 2 पुस्तक थी मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे क्या होता है। आगे जो हमारे बुरे लाल बयां थे, उपाध्यक्ष बुरे लाल बयां, बुरे लाल बयां, इनको सत्याग्रह की नीति बनाने के आरोप में उदयपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार करके सराड़ा किले में कैद कर लिया, इनको कैद कर लिया भाई। ठीक है, कहाँ कैद किया, सराड़ा किले में, सराड़ा का दुर्ग है, सराड़ा दुर्ग में कैद कर लिया। सराड़ा दुर्ग पड़ता है आपके उदयपुर में। और मैं आपको बता दूं कि जो सराड़ा का जो दुर्ग है, सराड़ा का किला, उसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी। यहाँ पर पानी काला नहीं मिलता, यहाँ पर दिक्कत ये है कि सूर्य की रोशनी नहीं होती तो वो जो पानी होता है वो काला सा दिखाई देता है, अंधेरा बहुत होता है, कालकोठरी के टाइप काम होता है। ठीक है, अगर आपको कभी ये काला पानी वाली जैसी कुछ देखना पड़े ना, तो आप, एक मूवी आई थी द लेजेंड भगत सिंह नाम से, ठीक है, तो वो मूवी देखना, जहां पर भगत सिंह को यातनाएं देते हैं, टॉर्चर करते हैं, अलग अलग रखते हैं, वो एक काला पानी जैसा सीन होता है। ठीक है ना, उसके बाद में 1938 में, 1938 में रमेश चंद्र व्यास के नेतृत्व में यहाँ पे सत्याग्रह होता है। रमेश चंद्र व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ। इसने क्या किया था, सत्याग्रह किया। ठीक है, इस सत्याग्रह का सर्वाधिक प्रभाव, इसका प्रभाव जो है, प्रभाव सर्वाधिक कहां देखा गया, तो वो देखा गया नाथ द्वारा। नाथ द्वारा वही नगरी है साथियों जिसे सिंहाड़ प्रदेश कहा जाता था, जहां पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई गई। ठीक है, वो राणा राज सिंह प्रथम के द्वारा एक मूर्ति स्थापित करवाई गई थी, श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, काले रंग के कृष्ण जी होते हैं। नाथ द्वारा में जो अपने क्या नाम लेते हैं इनका, श्रीनाथ जी का एक मंदिर है ना, काले रंग के कृष्ण की प्रतिमा है, श्रीनाथ जी कहते हैं। और
इनकी प्रतिमा जो है वो मीराबाई के द्वारा, ये मीराबाई के आराध्य हैं ये, ठीक है ना। यूपी से लाई गई थी भी प्रतिमा, ध्यान रखना। इस जो ये जो सत्याग्रह था, इसमें जो माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी स्नेहलता वर्मा, इसको भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें स्नेहलता वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। माणिक्यलाल वर्मा को जब ऐसे गिरफ्तार किया तो भाई माणिक्यलाल वर्मा बोले अच्छा मेरे लिए छोरी में गिरफ्तार करिए मत राशि। तो माणिक्यलाल जो वर्मा है वो मेवाड़ आए, और मेवाड़ आते ही इनको कुंभलगढ़ के किले में नजरबंद कर लिया। माणिक्य लाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया। देखो किला नजरबंद होने लग गए। हाँ तो फिर भी टाइम सुविधा तो बहुत खतरनाक वाली थी भी, दुर्ग गए माले जागे तो नजरबंद करने लग रहे लोग, बट्ठा जान खतर टिकटा लेके पीसा लगा के जान ला रहे, ए भाई नजरबंद होने लग रहे बट्ठा। देखो क्या बात है। 1941 में 1941 मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मेवाड़ पीएम, क्या नाम था इनका, टी विजय राघवाचारी, टी विजय राघवाचारी, नाम ही बड़ो छोटो सो है बेटो देना कि तो पत्तो बना लिया वो। इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के प्रतिबंध हटा लिए, प्रतिबंध हटा लिए, ठीक है। जिसका भी प्रतिबंध लागेड़ा नहीं वे सारा का सारा हटा लिया, मेवाड़ प्रजा मंडल पर जितना लागेड़ा, ठीक है। 1941 में 1941 में मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है, ये होता है शाहपुरा में। शाहपुरा से मुझे एक 2-3 जिक्के थोड़े से और रिलेट हो रहे हैं। शाहपुरा में रामसनी संप्रदाय की एक पीठ स्थापित की जाती है, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं और यहाँ पर फड़ बनाई जाती है, ठीक है ना, शाहपुरा। और इसके बाद में देखो जो ये शाहपुरा हवेली में ये हुआ प्रथम अधिवेशन, तो इसके अध्यक्ष वही है आपकी माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष एमएल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और इसके जो उद्घाटन करता है वो जेबी कृपलानी थे, उद्घाटन जेबी कृपलानी, ठीक है ना। ये वही अधिवेशन है जहां से मोहनलाल सुखाड़िया ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। मोहनलाल सुखाड़िया आप जानते हैं जो राजस्थान के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, वो मोहनलाल सुखाड़िया, है ना। आप उनका टाइम पीरियड बताना जरा, मुख्यमंत्री रहने का मोहनलाल सुखाड़िया का टाइम पीरियड। हाँ ठीक है, बताइए, कमेंट कीजिए, टाइम पीरियड बताइए। जो ये जो अधिवेशन है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई थी। अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई, भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई, यानी कि इस आंदोलन में भाग लेना है, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो बात की गई थी सिर्फ कि ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाला है, और बात कर दी मेवाड़ प्रजामंडल पुनः प्रतिबंधित हो गया। अच्छा बावड़ा है ठाओ भी इसी कोई पुठी बात करें अगला प्रतिबंध लगा देगा, टिंडा लेने बात करी गई इसी है। आगे देखो, के एम मुंशी, व्यक्ति का नाम है के एम मुंशी। के एम मुंशी के सुझावों पर मेवाड़ में संवैधानिक सुधारों की घोषणा हुई। मेवाड़ में संवैधानिक
सुधारों की घोषणा होती है, ठीक है ना, सुधारों की घोषणा यहां पर की गई। मेवाड़ में उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई, उत्तरदायी सरकार की घोषणा, ठीक है, संवैधानिक सुधारों की घोषणा हो गई, उत्तरदायी सरकार की घोषणा हो गई। इसमें 2 व्यक्तियों को मंत्री पद दिए गए। कौन कौन से व्यक्तियों को? एक तो थे हीरा लाल कोठारी, हीरा लाल कोठारी, और दूसरे व्यक्ति आपके मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। और इसी के साथ ये मेवाड़ प्रजामंडल भी आपका पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रजामंडल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और पूरे प्रजामंडल अभी कंप्लीट नहीं हुए, ये प्रजामंडल का भाग 1 है, भाग 1 है। अब इसमें मैं आपसे कुछ सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं। तो सवाल ये था, पहला सवाल कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, जो ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसके लिए भ्रूण हत्या शब्द का प्रयोग होता है? कौन सा प्रजामंडल है जिसके लिए भ्रूण हत्या शब्द का प्रयोग होता है? ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जो 2 बार अस्तित्व में आया? ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जो 2 बार अस्तित्व में आया? 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब हुई? जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब हुई? आजाद मोर्चे की स्थापना किसने की? आजाद मोर्चे की स्थापना किसने की? जेंटलमैन एग्रीमेंट कब और किसके मध्य हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट कब और किसके मध्य हुआ? एक और क्वेश्चन, उन्नीस सौ 31 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बीकानेर षड्यंत्र केस, बीकानेर षड्यंत्र केस में किन किन व्यक्तियों को सजा दी गई? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आज की कक्षा में बस इतना ही। कल मिलते हैं दोबारा एक नए महासंग्राम के साथ, इसी प्रजामंडल की दूसरी कक्षा के साथ। और तब तक के लिए आप अपने अध्ययन में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को दुरुस्त रखिए। इसी के साथ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, कमेंट्स में आपको जवाब भी देने हैं, शेयर भी करना है। जो भी आपके साथी बंधु आपको मिले उनसे आपको कहना है ये चैनल अपना सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1000 के आंकड़े के पास चलें, ताकि ये कारवां और भी बढ़ता जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलते हैं 6 बजे शाम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।